और धीरे धीरे करते करते एक समय मेरे पास 80 के करीब गायें थी। अच्छा साहिवाल जी। जिसमें मैंने 3rd 4th जनरेशन का नस्ल सुधार प्राप्त किया। अच्छा अच्छा 90% ब्रीड प्योरिटी उनकी आ गई। दूध 15-16 लीटर तक को करने लगे। डेयरी फार्मिंग में आप 2 गाय से शुरू करें या 50 गाय से शुरू करें, ये अपना अपना आर्थिक क्षमता की बात है। जी जी। हम लोगों के यहाँ जैसे देसी खटाल व्यवस्था में रखते हैं तो पशु के थन के इलाके को से सारा आयरन और कैल्शियम खींच लेता है। अच्छा। और नतीजा क्या होता है, आपके गाय को सर्रा की बीमारी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के जमुई जिला में, और जमुई जिला में मलयपुर गांव है, और यहां पे एक काफी शानदार डेयरी फार्म है। 2009 से इसको चलाया जा रहा है, और आप यदि स्ट्रक्चर को देखेंगे हमारे पीछे तो काफी छोटा है, और शुरुआत भी जब हुआ था तो काफी छोटे से हुआ था। लेकिन जब शुरुआत हुआ था तो वो घर की जरूरतों के लिए इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन मन में कुछ ऐसा आया इन्हें कि ये उसे व्यवसायिक रूप देना उचित समझे, और व्यवसायिक रूप भी दिया कुछ समय तक के लिए। उसके बाद ये आज इतना बढ़िया काम करे, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कार्य बिहार में कोई भी पशुपालक कर रहा होगा। यदि कर रहा होगा तो वो सामने आए। मैं चाहता हूं कि वो इस चीज को यूट्यूब पर प्रसारित करे। मैं चाहता हूं कि वो प्रसारित करे, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो देसी नस्ल पर नस्ल सुधार कर रहे हैं, यानी कि देसी गायों का सीमन का इस्तेमाल कर करके और सुधार कर रहे हैं। और इनका जो प्रॉफिट का विजन है दोस्तों, मैं बता दूं कि ये डेली विजन में नहीं है। डेली विजन बोले तो मतलब कि रोज का विजन में नहीं है। ये इनका जो विजन है काफी लॉन्ग टर्म विजन है। और इन्होंने एक अच्छा संदेश ये भी दिया है कि हम जो पंजाब वगैरह की नकल करते हैं, पंजाब हरियाणा की नकल करते हैं, तो क्या हमें वो नकल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये चीज भी इन्होंने इस वीडियो में बता रखा है। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप इनका गौशाला यदि फार्म को देखेंगे तो काफी शानदार है, काफी बड़ा है, और ये इनके पास पूंजी है, खेती है, पैसे भी है, हर एक चीज रहते हुए भी। इसीलिए ये लॉन्ग टर्म विजन में करें। और किन व्यक्तियों को डेयरी फार्म करनी चाहिए, डेयरी फार्म कैसे करनी चाहिए, बहुत सारे टॉपिक पर हमने बात कर रखा है। वीडियो में आपको 2 से 3 पार्ट में दिखाऊंगा, और तो हर एक पार्ट को आप देखेंगे तो काफी समझ जाएंगे कि हाँ इनके पास कितना अनुभव है। तो हर एक वीडियो को आप देखें, और जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए मैं ऑनर से बात करता हूँ, पूरी की पूरी जानकारी। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम रूपल सिंह है। मैं बिहार के जमुई जिले के मलयपुर गांव का निवासी हूँ, और यहाँ पर मैं अपना एक डेयरी चलाता हूँ, जिसमें आज आप लोग आए हैं। बहुत बहुत तो सर आप अपना इतिहास के बारे में बताएंगे, कैसे शुरुआत किए थे? ये शुरुआत ऐसा था कि हम लोग के घर में खेती बहुत दिनों से हो रही है, पीढ़ियों से हो रही है। तो खेती के लिए हमारे घर में 25-30 गाय, देसी गाय हमेशा रखी जाती थी, और कुछ भैंस। जी जी। तो उनका मूल उद्देश्य दूध उत्पादन नहीं था। हम लोगों को खेती के लिए गोबर की आवश्यकता पड़ती थी। पुराने जमाने में बैल की जरूरत होती थी, उसके लिए रखा जाने लगा। बाद में ऐसे 30 साल पहले ट्रैक्टर वगैरह का आगमन हो गया, तो फिर भी हमारे घर में भैंस और कुछ गायें रखी जाती थी गोबर के लिए। तो लगभग आज से 20 साल पहले सन 2000 के आसपास मेरे बड़े चाचा ने देसी गायों को बदलकर हाइब्रिड गायों का लाने का शुरुआत किया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं खेती जब कर ही रहा हूँ, इसी के साथ साथ कुछ और भी मैं बढ़ाऊं अपना रोजगार। उन्होंने हाइब्रिड गायों को लाया, जर्सी फ्रिजियन को। और मैं छोटा था उस वक्त, तो 2012 के आसपास मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने उस वक्त 2012 में पशुपालन का मैंने आरंभ किया। जी। सबसे पहले मैंने गौपालन का आरंभ किया। उस वक्त मैंने 3 जर्सी गायें लाई थी। अच्छा। उसी से मैंने शुरू किया। अच्छा। और धीरे धीरे करते करते एक समय मेरे पास 80 के करीब गायें थी। अच्छा। तो उसके बाद मेरे कुछ जिस तरह से मैं लेके चल रहा था अपनी डेयरी में, उसके अंदर मैंने कुछ परिवर्तन किया। दूध से हटकर मैं ब्रीड डेवलपमेंट पर गया। जी जी। उसके बाद मैंने कुछ गायों की संख्या कम की अपने यहाँ, और ब्रीड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, क्योंकि दूध तो ऑलरेडी मेरे घर में चाचा के तरफ से हो रहा था। और मैं जब इसका अध्ययन किया बहुत डिटेल में जाकर, तो पता चला कि हम लोगों के पास अच्छी नस्ल का, जैसे आप ब्रीड करते हैं, अच्छी नस्ल की गायों का बहुत ज़्यादा कम है। और उसमें भी ऐसी नस्ल जो कि हमारे बिहार के गर्मी के इलाके में सूखा, जैसे कि जमुई का इलाका है तो पानी की कमी, तो सूखे इलाके में जो अच्छा दूध दे सके, जिसका सस्टेनेबल हो, वंश ज्यादा लंबा चले, वो 5, 6, 7 ब्यान तक चल सके। तो इस क्रम में मैंने पर्सनली देसी गाय का अपना काम शुरू किया, जिससे मैं देसी गाय का नस्ल सुधार का काम शुरू किया मैंने। और इसके लिए मैंने सीमन बाहर से लाने की शुरुआत की। गुजरात से, पंजाब से मैंने अच्छी देसी नस्लों का साहिवाल, थरपारकर और गिर का सीमन लाया, और उसे यहाँ की देसी नस्लों से क्रॉस करके धीरे धीरे नस्ल सुधार का मैंने काम किया, जो कि अभी मैं पिछले
11 साल हो गया करते हुए मुझे। और 11 साल में कौन सा जनरेशन, कौन सा ब्रीड आपने निकाल रखा है? 11 साल में मैंने 3 नस्लों पे, भारत की 3 नस्लों पे मैंने अच्छा काम किया। यहाँ के स्टैंडर्ड से, अगर राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से देखेंगे थोड़ा पीछे है। एक तो साहिवाल जी, जिसमें मैंने 3rd 4th जनरेशन का नस्ल सुधार प्राप्त किया। अच्छा अच्छा 90% ब्रीड प्योरिटी उनकी आ गई, दूध 15-16 लीटर तक को करने लगे। अच्छा। फिर मैंने गिर पर किया, हम्म, गिर में भी 3rd जनरेशन तक मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा अच्छा 3 पुश्तें उसकी हो चुकी है। जी जी। ब्रीड में काफी सुधार आया, उसमें भी 14 किलो तक मैं गया हूँ दूध में। और थरपारकर, अच्छा। थरपारकर मैंने काफी लेट शुरू किया। थरपारकर में 9-10 किलो तक गया हूँ दूध में। अच्छा, और उम्मीद कर रहा हूँ अभी जो मेरे पास थरपारकर नस्ल की जो बछियां हैं जी जी। वो 12-14 किलो तक जाएंगी। अच्छा अच्छा। और अगले 2-3 साल में मुझे लगता है 18 से 20 किलो दूध करने वाली गिर, साहिवाल और थरपारकर तीनों हमारे गौशाला में हो जाएंगे। तो मुख्य सवाल जो होगा हमारे आपसे कि बिहार हमारे डेयरी फार्मिंग में काफ़ी पीछे है जी। तो ये एक चैप्टर है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डेयरी फार्मिंग कैसे करनी चाहिए, ए से जेड तक आप बताएंगे। काफी लंबा चैप्टर है और ये मैं जानना भी चाहता हूँ, हमारे लोकेलिटी में बताएंगे। डेयरी फार्मिंग में देखिए, डेयरी फार्मिंग में आप 2 गाय से शुरू करें या 50 गाय से शुरू करें, ये अपना अपना आर्थिक क्षमता की बात है। जी जी। पर सबसे पहला चीज होता है पशु का रख रखाव। आप शौक लगा, आप गाय ले आए और उसका रख रखाव नहीं कर रहे, तो डेयरी में सबसे ज्यादा जो घाटा होता है वो होता है पशु के बीमार होने पर। और उसके बीमारी के साथ साथ उसमें थनैल जैसी बीमारियां आ जाएंगी, तो पशु बच भी गया तो दूध नहीं दे पाएगा। उसके अगर गर्भाशय में संक्रमण लग गया तो फिर बच्चा नहीं देगा आपको। उसमें एक बीमारी होती है ब्रुसेलोसिस, अगर वो हो गया तो फिर कभी बच्चा नहीं देगा आपको। और ये सारा चीज पशु के रख रखाव, साफ सफाई पर निर्भर। सबसे पहला चीज है उतना ही जानवर रखिए जितना कोई आप मेंटेन कर सकिए। अब मेंटेन का मतलब था साफ सफाई, उसके रहने का जगह, उसके उठने बैठने का जगह, उसके खाने का नाद, स्वच्छ पानी की सुविधा, ठीक है, उसका अच्छा से स्नान कराना, उसको साफ साफ रखना। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि डेयरी में स्नान कराने की क्या आवश्यकता है। हाँ, अगर आपका बहुत कॉर्पोरेट डेयरी है, बहुत बड़ा साइज का है, बहुत साफ सुथरा है, रबड़ मैट लगा हुआ है, तो उतना जरूरत नहीं है। पर हम लोगों के यहाँ जैसे देसी खटाल व्यवस्था में रखते हैं, तो पशु के थन के इलाके को प्रतिदिन डिसइंफेक्टेंट से साफ करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थनैल का समस्या उसमें आएगा। अच्छा, थनैल के बारे में भी लोग को पता नहीं चलता। सही बात। थनैल एक ऐसा बीमारी है, जब वो 100% चोक कर देता है तब लोग जानते हैं कि थनैल हुआ। कई एक बार आप देखिएगा, लोग बोलेंगे गाय लाए थे 15 किलो दूध करता था, तो इस बयान में 12 किलो ही करता। उसको पता ही नहीं चला कि उसके गाय के थन में पार्शियल थनैला हो गया। जो थन का जो संरचना होता है उससे बहुत महीन महीन नसें होती है, जी जी। इतनी पतली होती है, पीपल के पत्ता पे रहती है ना, उस तरह की पतली नसें होती है। तो उसमें अगर 30% भी चोक हो गया थनैल के कारण, तो आपका दूध का प्रोडक्शन 30% परमानेंटली कम जाता है। अच्छा। अब किसान समझते नहीं इस बात, वो तभी समझते हैं जब जमा हुआ दूध आने लगा या रक्त आने लगा, तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होता है। अच्छा। और आज की डेट में थनैल का कोई भी दवा काफी महंगा है। बिल्कुल। थनैल कोई भी काफी महंगा है। ट्रीटमेंट के बाद 100% गारंटीड भी फुल रिकवरी का नहीं है। कई एक बार रिकवरी नहीं होता है, कई एक बार पार्शियल होता है जी। और आपका पूरा पूंजी खत्म हो जाता है। आपने 50, 60, 70 हजार में जैसा दूध रहा उस तरह का गाय आपने लाया और पूरा गाय खत्म हुआ तो किसान के ऊपर बहुत भारी पड़ता। सबसे पहला थनैल को रोकने का सबसे पहला तरीका है साफ सफाई। जी जी। अगर साफ सफाई नहीं है, कीचड़ लग रहा है, गाय कीचड़ में बैठ रही है, अनइवन सतह पर बैठ रही है जिससे उसके थन में चोट लग रहा है, थन छिल जा रहा है, जी जी। और छिलने का उसमें पानी का कांटेक्ट हो रहा है, गंदा पानी लग रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन लगेगा। एक बार इन्फेक्शन लग गया तो फिर बहुत मुश्किल संभालना है। तो साफ सफाई का ध्यान रखना, गायों को स्वच्छ वातावरण में रखना, उसको मेंटेन करना, उसके थन को, शरीर को स्नान कराना। एक हम लोग के यहाँ होता है चिमोकन, हाँ, टिक्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बोलते हैं। हाँ। चिमोकन से बचाना ये बहुत जरूरी है। चिमोकन देखने में, टिक्स देखने में बहुत छोटा चीज लगता है, पर वो करता है क्या है, आपके गाय के ब्लड से सारा आयरन और कैल्शियम खींच लेता है। अच्छा। और नतीजा क्या होता है, आपके गाय को सर्रा की बीमारी हो जाती है। अच्छा। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सर्रा की बीमारी की शुरुआत टिक्स से होता है। अच्छा। और एक बार गाय को सर्रा हो गया, इतनी कमजोर हो जाती है वो, एक तो उसको स्लाइनिंग भी करना पड़ जाता है। कई एक बार आप हजारों रुपया खर्च करते हैं, उसको बचा भी लेते हैं, तो भी पहले के ऐसा स्थिति में आने में उसमें 1.5 साल लग जाता है। तो जो उसके अंदर जो टिक्स होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो जिसको परजीवी कहते हैं, जी जी बिल्कुल, परजीवी का नियंत्रण बहुत आवश्यक है।
आप जैसे देखेंगे मेरे किसी भी गाय में आप एक भी परजीवी नहीं देखेंगे, मक्खियां बहुत कम देखेंगे। काफी साफ सफाई है इसमें पशुओं में। अभी लगभग 12 बजने वाला है, तो अभी सफाई के बाद गायों ने कुछ गोबर किया, पर अन्यथा आप देखेंगे पूरा सफाई। वो तो होता ही है, वो तो रहेगा। सफाई स्वच्छ रखना, साफ रखना, स्वच्छ पानी देना, ठीक है। अब नाद में आपने सुबह दिया अनाज, अब हम लोग कच्चा अनाज डालते हैं और अनाज में सड़न हो गया, अगले दिन उसी नाद में दे दिया बिना साफ किए हुए, तो इन्फेक्शन कहाँ जाएगा? गाय के पेट में जाएगा। जी जी। जब पेट में जाएगा उसको डायरिया, डिसेंट्री का प्रॉब्लम करेगा, डिसेंट्री का प्रॉब्लम करेगा, फिर आपका दूध घटेगा, खर्च होगा। अगर आपके पास मान लीजिए मेरे पास आज के डेट में इधर 13 उधर 12, अगर 25 बाछी और गायें हैं, तो इनमें अगर मुझे मान लीजिए 5 से 7 हजार रुपया महीने का खर्च होता है इनको साफ सफाई रखने का। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपया महीने दवाई में खर्च करना पड़ेगा और परेशान होंगे वो लोग। कभी कई लोग हमसे आते हैं, पूछते हैं आपके यहाँ रिपीटर का प्रॉब्लम है। रिपीटर कहते हैं बच्चा आप उसको इंसिमिनेशन दे रहे हैं या सांड से क्रॉस करा रहे हैं, गर्भ नहीं रखते, कंसीव नहीं करते। तो मैं अक्सर कहता हूँ, दवा कितने बार MR लोग आते हैं, दवा कंपनी के लोकल डॉक्टर आते हैं, पूछते रिपीटर का क्या है, हम बोलते हैं मेरे यहाँ नहीं, तो बड़ा आश्चर्य करते हैं, रिपीटर नहीं है आपके यहाँ। तो इसमें क्या, गाय बच्चा दी, तो बच्चा देने के बाद 5वें दिन हम उसके गर्भाशय को, जो आप यूट्रासेफ इस तरह की दवाएं देते हैं गर्भाशय साफ को, तो दिए ही। उसके बाद 5वें दिन हम उसको आयोडीन से उसके गर्भाशय को वॉश कर ही देते हैं, इंतजार ही नहीं करते हैं कि उसको हम आगे जाने दें। अच्छा अच्छा। जिसको आप हम लोग इंसानों में भी जो गर्भाशय वॉश कराते हैं इसको DNC या क्या कहते हैं हम लोग, DNC कहते हैं। तो सिंपल गुनगुना पानी में लेकर के उसका एक इक्विपमेंट आता है, आप किसी भी डॉक्टर से साथ रह के आप 2 दिन में सीख जाएंगे। आपको हाथ को डिसइंफेक्ट करना है, प्लास्टिक का लगाना है, उसे गर्भाशय में उसको लिक्विड को डालना है, बाहर निकाल देना। अच्छा। तो उससे क्या होता है, उसका जितना भी गर्भ में कचरा रहा वो सारा साफ हो गया। आप इंतजार ही ना करें उसमें इन्फेक्शन लगने। कई एक बार होता है ना, कुछ कचरा रह गया, 2-3 महीने के बाद पता चलेगा जी। ये छोटा सा है, आपको कहीं पर भी जाएंगे अगर आयोडीन का वो लेते हैं लिक्विड बिटाडाइन या उसका पाउडर आप लेते हो तो कितना 50 रुपए में मिलता है, और 50 रुपए या 60 रुपए के एक बोतल में आप 5 गायों का कर सकते हैं। 10 मिनट लगना है, उतना काम आप खुद भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेने का जरूरत है जी जी। तो आप चिमोकन से बचाना, साफ सफाई रखना, उसके गर्भाशय का ध्यान रखना, उसके स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, जितना आप कर सके। अगर आप 5 गाय कर सकते हो उतना ही रखें, 2 कर सकते हो उतना ही रखें। नहीं तो होगा क्या कि आप 20 गाय रख लिए, तो 20 गाय में प्रति गाय अगर 1000 रुपया नुकसान लगाओ तो 20,000 रुपये महीने का नुकसान के लिए तैयार हो जाइए। सही बात है। पहले इसको सीखें। डेयरी जो है या कोई भी व्यापार, इंडस्ट्री हो, डेयरी हो, कोई भी हो, उसको सीखना होगा आपको। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, 150 10 गाय से सीखेंगे। नहीं, मेरा हमेशा कहना होता है तुम 2 गाय लो, अपनी क्षमता को टेस्ट करो, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको रुचि है कि नहीं है, आपको लगाव है कि नहीं। और एक चीज जरूर करें, अगर आप एक अच्छे किसान हैं तो कम से कम दिन में 2 बार, समय का अभाव दिन में 2 बार गाय के गोबर को जरूर देखें। अगर आप गाय के गोबर को पहचानना सीख गए तो आप 50% से ऊपर बीमारियों को प्रेडिक्ट करना सीख जाइएगा। गोबर की कंसिस्टेंसी, उसके अंदर का चमक जी जी। अगर कंसिस्टेंट, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये गोबर आप देखेंगे, इसके अंदर एक चमक आपको दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल, एक शाइनिंग परत है जी, अगर ये है तो उसका पेट ठीक है। अच्छा, ठीक है। गोबर कंसिस्टेंट है, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा कड़ा है जी जी, ना मोटा है, ना इसमें अनाज आपको दिख रहा है। हाँ हाँ। अगर किसी भी गाय का गोबर का कंसिस्टेंसी उसके बीमार होने के 4-5 दिन से, किसी तो महीना दिन पहले खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा। उसको एसिड बन रहा है तो गोबर उसका फनफनाना शुरू हो जाएगा। अच्छा। उसमें पतलापन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पेट खराब, उसका ज्यादा अनाज का ज्यादा डोज जा रहा है तो पीएच बैलेंस खराब हो रहा है, देखेंगे अनाज का टुकड़ा उसके अंदर आ रहा है। तो अगर आप सिर्फ इतना देखें, गाय के पेशाब करने का तरीका, अगर कुकड़ के पेशाब करे तो समझ जाइए उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन आ रहा है या जलन हो रहा है। अब गाय तो इंसान है नहीं कि आपको बताएगी ना, ना बिल्कुल। ठीक है। पेशाब करने का क्या, कड़ा पेशाब कर रहा है, कुकड़, तो मैं हमेशा कहता हूँ सुबह उठ करके, जिस वक्त सुबह आपका डेयरी अगर 6 बजे शुरू होता है या 5 बजे शुरू होता है तो आपकी सारी जो गायें हैं उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। जैसे ही पहला व्यक्ति आपके डेयरी में आएगा उठ के खड़ा हो जाएंगे सब, उसी समय सब पेशाब करना, और उस समय जरूर गौशाला में आइए या खटाल जो भी आपको जरूर आइए। एक साइड से हर गाय के पीछे को देखते जाइए। अच्छा। ठीक है। उसमें एक और आपको फायदा चलेगा। कई बार होता है गाय हीट में आ गई पता नहीं चलेगा, सुबह आइएगा और उसके पूंछ पर लार लगा हुआ है, या तो गाय हीट में आने वाली है या वो छटने वाली है, सारा चीज आपको पता चल जाएगा। ध्यान से सिर्फ देखना है आपको।
ये तजुर्बा तो करते करते आएगा। ये तजुर्बा आप देखिए, किसी चीज को जब आप उसमें अनुभव में जाइएगा तो 3 से 5 महीने में मोटा मोटी आप समझने लगिएगा। अच्छा, हम सीधा कहते हैं, हमसे कोई पूछता है गाय कैसे पाले, हम बोले गाय का गोबर पेशाब और उसका थन देखना सीख गए तो लगभग चीज सीख गए। अच्छा, उसका गोबर, उसके पेशाब करने का तरीका, गोबर का कंसिस्टेंसी, पेशाब कितना किस ढंग से कर रही है, वो आपको 90% चीजें बता देती है। ये जरूर देख।